हेलो गाइस, देखिए आज जो हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर है एक्ट्स एंड पॉलिसीज। बेसिकली इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हमारा जो इंपॉर्टेंट था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए एक्ट्स एंड पॉलिसीज में बेसिकली जो इंडिया में एक्ट बना है, बॉडीज बना है, उसके साथ इसको हम पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उस टाइम हमारे इंडिया में बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका कुछ कुछ बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाया गया है, जैसे NBWL, CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, WCCB। इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। साथ में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, WPA अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, इसमें क्या क्या बात हुआ था उसको भी हम कवर करेंगे, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, ये भी माना जाता है कि ये स्टॉकहोम का ही आउटकम है। इसका भी बॉडीज बनाया गया है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, CRZ, नेशनल गंगा काउंसिल। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 1986 का। वाटर बॉडीज सबके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसी जो वाटर के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, जेनेटिक रिसोर्सेज, सब इस सब के बारे में बात करेंगे। जैसे फॉरेस्ट एक्ट, देखिए फॉरेस्ट एक्ट से हर साल लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है किया है। अब देखिए हमारा अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आउटकम किसका है? स्टॉकहोम का, ये आप याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखिए, ये बेसिकली अमेंड हुआ था 2022 में। जब अमेंडमेंट हुआ था तो ये जो शेड्यूल है पहले 6 हुआ करता था, लेकिन जब 2022 में अमेंडमेंट हुआ तो इसको 6 से घटा के केवल 4 शेड्यूल बनाया गया है। अब देखिए इसमें ये आप याद रखिएगा, पहले 6 शेड्यूल था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, अब केवल 4 है। अब देखिए पहला शेड्यूल में है एनिमल का प्रोटेक्शन। अगर आप दूसरा शेड्यूल में भी जाइएगा तो इसमें भी आपको एनिमल का ही प्रोटेक्शन दिखेगा। शेड्यूल 3 में जाइएगा तो इसका प्लांट्स के बारे में है, प्लांट्स का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, इन सबको शेड्यूल 3 में रखा गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन जो हम साइट्स पढ़े थे, वो शेड्यूल 4 में कंप्लीट डाल दिया गया है। साइट्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, एग्जिम है, कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ट्रेड है, इन सबको भी रेगुलेट करने का इंडिया में बोर्ड बनाया गया है। तो साइट्स हमारे बेसिकली ये जो एनिमल और प्लांट्स है, इन सब का कंजर्वेशन, रेगुलेशन, ट्रेड, इन सब के बारे में बताता है। तो ये हमारे कौन सा शेड्यूल में है? 4th में, ये याद रखिएगा साइट्स को। अब देखिए एक बर्मिन था, वो शेड्यूल 6 में था, लेकिन जब शेड्यूल 6 ही नहीं रहा तो ये वर्मिंग को क्या किया? हटा दिया गया। अब देखिए आप जब गौर से देखिएगा तो शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में आप देखिएगा तो एनिमल का ही प्रोटेक्शन है दोनों में। दोनों में किसका प्रोटेक्शन है? एनिमल का। लेकिन जब आप शेड्यूल 1 में किसी एनिमल का नाम लिखते हैं तो इसका प्रोटेक्शन हायर लेवल पे हो जाता है एज कंपेयर टू शेड्यूल 2। जब शेड्यूल 2 में किसी एनिमल का नाम लिखेंगे तो उसका प्रोटेक्शन लो लेवल पे होगा एज कंपेयर टू शेड्यूल 1 में जो एनिमल का नाम लिखिएगा। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो बॉडीज बनाया गया है वो कौन कौन सा बॉडी है? एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। उसके बाद है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और उसके बाद है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब देखिए इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जितने ये जो बॉडीज है ये एक्ट के द्वारा पास किया गया, एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो जब भी कोई चीज अगर एक्ट के द्वारा बनाया गया हो तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आप याद रखिएगा, जितने जो बॉडी एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं वो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो बॉडी है ये, इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बेसिकली जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सबका रेगुलेशन जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही होगा। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ प्रोविजंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया गया है। देखिए जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको स्टेट लिस्ट से हटा के जितने भी हमारा जो इन्वायरमेंट का जो बात था, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, एनिमल का कंजर्वेशन, वो स्टेट लिस्ट में था। तो बेसिकली उस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, एनिमल का, बर्ड का, ये जो कंजर्वेशन है इसको स्टेट लिस्ट से हटा के इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का गवर्नमेंट है उस दोनों का वर्क साथ साथ कर सके। जब स्टेट लिस्ट में होगा तो केवल इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा, केवल जो भी लॉ पास करना होगा केवल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही पास होगा। जबकि कंकरेंट लिस्ट में अगर इसको डाल दिया गया हो तो ये जो लॉ पास होगा ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको पास कर सकता है। अब देखिए इसको एक और चीज समझिए, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कंजर्वेशन करता है फॉरेस्ट का और साथ में वाइल्ड एनिमल और बर्ड का, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद 51AG जोड़ा गया। 51AG जब जोड़ा गया तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया गया है कि ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है उसमें आप सहयोग दें।
साथ में 48A में आर्टिकल 48A ये डीपीएसपी जो है इसमें भी बात किया गया है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब 2002 में अमेंडमेंट हुआ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक वार्डन नियुक्त करने की बात हुआ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। बेसिकली इसका जो अपॉइंटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो आप ये याद रखिए 2023 में बेसिकली ये आ चुका है पीवाईक्यू। तो बेसिकली इस साल तो नहीं पूछेगा लेकिन कभी ना कभी आ सकता है, या मेंस में भी ऐसा पूछ सकता है इसके अमेंडमेंट के बारे में। तो आप याद रखिएगा कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रखने की नियुक्ति इसको करने की बात की गई है, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसका जो बॉडीज है, ये बॉडीज है, ये बॉडीज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBFW, ये बॉडी है। ये कौन सा बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन सा बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किसके द्वारा बनाया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाया गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाया गया। साथ में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया। पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनाया गया है। अब देखिए NBWL क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका जो चेयरमैन है वो PM है। सबसे पहले तो ये आप रट्टा मान लीजिए कि नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसका चेयरमैन कौन है? PM है। बेसिकली ये अपेक्स बॉडी है। इसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? PM के द्वारा होता है। साथ में जो इसका वाइस चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा है। अपेक्स बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। अपेक्स बॉडी के साथ ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आप याद रखिएगा। देखिए ये एडवाइजरी, केवल एडवाइस देता है, नॉट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई ये रूल बना देता है तो ये फॉलो करना इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। उसके साथ आता एक स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर। जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो इसका है चेयरमैन। अब देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ये किसके द्वारा बनाया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा बनाया गया है। इसका जो चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ये आप याद रखिएगा। इसका जो रेगुलेशन है जू अथॉरिटी। अब आइए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको 2005 में बनाया गया था WPA एक्ट के द्वारा 1972 का। इसका चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए नेशनल टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो NTCA अथॉरिटी जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करता है? टाइगर रिजर्व घोषित करता है। साथ में टाइगर रिजर्व के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इस सब का भी डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये बेसिकली जो बनाया गया है, ये बेसिकली जो ट्रेड है इसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाया गया है। साथ में जो साइट्स है, एक्जिम है, कस्टम है, इस सब का इसमें कुछ ना कुछ सहयोग है, इस सब को रेगुलेट करता है। अब देखिए ये WPA एक्ट 1972 द्वारा बनाया, इसका देखभाल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ है इसका डाटा और इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसका ट्रेड, उसका प्रोटेक्शन, इन सब के बारे में जो ब्यूरो है उस सबको सूचित करता है। उसके बाद है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ये बोर्ड बेसिकली देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये WPA एक्ट द्वारा नहीं बनाया गया है। ये बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। 1960 में ही ये एक्ट बनाया गया है इंडिया में। बेसिकली ये जो एक्ट है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर काम करता है। उसके साथ साथ जो स्टेट का वाइल्ड लाइफ जो है एडवाइजरी बोर्ड, ये भी इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक है कम्युनिटी रिजर्व और एक है कंजर्वेशन रिजर्व। जब आप कम्युनिटी रिजर्व की बात कीजिएगा तो जो लैंड है, जो जो भी लैंड है जिसको कंजर्वेशन प्रोटेक्शन करना है, वो बेसिकली जो प्राइवेट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वो है कम्युनिटी रिजर्व। इसका जो रेगुलेशन है केवल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होगा, ओनली स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब कंजर्वेशन रिजर्व पे जाइएगा तो लैंड जो ऑन है, जो इसका लैंड का जो मालिक है वो गवर्नमेंट होगा, जबकि कम्युनिटी रिजर्व में लैंड का जो मालिक है वो प्राइवेट मेंबर होगा। इसका जो डिक्लेयर है ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों कर सकता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखिए ये क्या है? ये जो बेसिकली इसका जो मोटिवेशन है, आउटकम है, ये स्टॉकहोम का ही आउटकम है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ये काम क्या करता है? जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको ये कंट्रोल करने की बात करता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है
ये है आर्टिकल 253। ये बेसिकली आर्टिकल 253 जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो साइन हो रहा है, उसका जो इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए, इस पे वर्क करने के लिए ये रेगुलेशन, ये एक्ट बनाया गया है, आर्टिकल 253। उसके बाद आर्टिकल 48A 48A डीपीएसपी इसमें बात किया गया है। उसके बाद 51AG फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिकली ये दोनों जो है आर्टिकल 48A और 51AG वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बात करता है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसके बारे में भी बात करता है। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन अंडर ईपीए 1986। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, ये है कोस्टल रेगुलेशन जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नेशनल गंगा काउंसिल, उसके बाद है CGWA, GEAC, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ईपी एक्ट के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा। अब CGAC GEAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये देखिए। CGWA ये बेसिकली है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसका भी रेगुलेशन देखभाल कौन करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद GEAC ये क्या है? बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। इन सब का नोटिफिकेशन कौन देता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब आइए कोस्टल रेगुलेशन जो अथॉरिटी, कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब ये कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या है? बेसिकली ये जो कोस्टल लाइन हमारे इंडिया में है, जितने भी सागर समुद्र वाला जो इनकम्पेसिंग लैंड है, वाटर एरियाज है, उन सब के बारे में ये जानकारी प्राप्त करता है और उसको रेगुलेट और मेंटेनेंस करने के बारे में बात करता है, उसको डेवलपमेंट करने के, उसको सस्टेनेबल बनाने की बात करता है। अब देखिए बेसिकली ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। इसका जो मिनिस्ट्री है ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये थर्ड ईयर बॉडी है। इसका जो अथॉरिटी है वो है नेशनल कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी। ये बेसिकली जो बॉडी है एड हॉक बॉडी है, नॉट ए परमानेंट बॉडी नहीं है। उसके साथ ही ये स्टेट लेवल पे भी काम करता है। स्टेट लेवल पे अथॉरिटी बनाया गया स्टेट कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी। उसके नीचे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कम्युनिटी है वो भी वर्क करता है। अब देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, कहीं भी जाके कोई प्रोजेक्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं बेसिकली वो हमारे लिए सर्वाइवल का कंडीशन प्रदान करेगा या हमारे लिए बैड इम्पैक्ट वहां पे जनरेट होगा। मान लीजिए कि कहीं किसी एरिया में चल गए, वहां पे भूखलन का प्रॉब्लम है, वहां पे क्या हो रहा है, सेडिमेंट टूट के रॉक्स टूट रहा है, और वहां पे हम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना लिए, बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो नहीं बनाना चाहिए वो बना लिए। तो इसीलिए ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाया गया है। पहले आप क्या कीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से पहले अनुमति लीजिए। उसके बाद ही आप क्या कीजिए, उसको चेक करने के बाद अगर आपका सही से अगर सब कुछ कंप्लीट अगर अच्छे से हो रहा है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट अगर सर्वाइव हो रहा है, मान लीजिए कि किसी स्पेस में हमको रहना है लेकिन वो स्पेस हमारे इन्वायरमेंट की दृष्टि से अच्छा नहीं है, वहाँ पे कभी बाढ़ आ सकता है, कभी भूखलन की समस्या, कहीं भूकंप आ सकता आएगा, तो कभी ज्वालामुखी जैसे भयानक विस्फोट हो सकता है। तो इसको देखते हुए ये क्या कहता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वर्क करता है। ये वर्क करता है और ये सबको चेक करने के बाद बताता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे रहने का कंडीशन है या नहीं। ये सबका वर्क करता है। अब देखिए ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है रियो असम्बली जो हुआ था 1992 में, उसमें कंप्लीटली जो है वो नहीं है। एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर बाहर से इसके बारे में बताया गया, कंप्लीटली इसका नाम नहीं लिया गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है। अब देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में है बेसिकली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैटेगरी बी में स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके चेक करवाए, वहां पे बहुत अच्छे से काम करवाए। अगर कोई प्रोजेक्ट वहां पे कोई करना चाह रहा है तो पहले आप उसको चेक करिए। अब देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी ए है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, पब्लिक हेयरिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। वहां पे जो लोकल लोग रहते हैं उस सबको पहले सुनना होगा। वहां का जो जितने भी लोग हैं, पुराना पुराना लोग हैं, वो क्या देख चुके हैं 15-20 साल में, क्या क्या महसूस कर चुके हैं, वो सब उसको पहले सुनना होगा। उसके बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट में दो कैटेगरी बनाया है। एक है कि रिक्वायर्ड आप पब्लिक हियरिंग लेना ही पड़ेगा, और दूसरा है कि आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए एक बोर्ड है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है,
जब ये हियरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को जब चेक करना होता है, तो यही बोर्ड क्या करता है, इसको बताता है, यही बोर्ड क्या करता है, काम करता है, वर्किंग एजेंसी के रूप में काम करने लगता है। अब देखिए नेशनल गंगा काउंसिल क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल किसको रिप्लेस किया गया है, तो नेशनल गंगा काउंसिल बनाया तो ये रिप्लेस किया है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को क्या क्या रिप्लेस करके बनाया गया है, नेशनल गंगा काउंसिल। इसका जो चेयरमैन है, हेड चेयरमैन, वो है पीएम। ये आप याद रखिएगा, गंगा से याद रखिएगा कि पीएम इसका चेयरपर्सन है, हेड कौन है, पीएम। उसके बाद अगर देखिए आप एक प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट किया गया था। ये जो बेसिकली ये जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक मिशन चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो किसके द्वारा हो रहा है, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये आप याद रखिएगा। अब एक है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी, इसके बारे में पढ़िए। मान लीजिए कि कोई क्रॉप है, कोई क्रॉप्स है, इसके जीन में क्या किए, जीन में बदलाव किए, जीन में बदलाव किए। जब जीन में बदलाव किए तो उससे पहले हमको क्या करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसका जो रेगुलेटिंग एजेंसी है, इससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या इस क्रॉप्स में हम इस जीन को बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको अप्रूवल नहीं दे रहा है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके जीन में बदलाव नहीं कर सकते बिना अनुमति के। तो ये जो बेसिकली ये जो रेगुलेटिंग एजेंसी काम करता है, ये है जीईएसी। ये किसके द्वारा बनाया गया है, सॉरी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द्वारा। बायोडायवर्सिटी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया। देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए हमने लिख दिया है। बेसिकली ये जीन में बदलाव हो रहा है, तो जीन में, जीन से आपको याद आएगा कि ये बायोडायवर्सिटी का पार्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। जीएम क्रॉप्स एक इसका एग्जाम्पल है। अब एक है जीसीडब्ल्यू, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसके द्वारा बनाया गया है। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन बेसिकली ऐसा एरिया है, ऐसा जोन आइडेंटिफाई किया जाता है जो इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को, वहां पे जो जितना भी इन्वायरमेंट का रिसोर्सेज है उसको सेफ गार्ड करने की जरूरत है, उसका कंजर्वेशन, उसका प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या घोषित किया जाता है, नेशनल पार्क बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी बनाया जाता है। हिस्टोरिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हुए वहां क्या करता है, इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है। अब देखिए बेसिकली इको सेंसिटिव जोन जो है, ये एक है इकोनॉमिकली फ्रेजाइल एरिया। कोई भी एरिया अगर कमजोर है इकोनॉमी की दृष्टि से तो इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया जाता है, ताकि उसमें गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी काम कर रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान उसमें जाए। अब देखिए ये जो अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन बेसिकली कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि इसको हम नेशनल पार्क बना दिए, इको सेंसिटिव जोन बोल दिए। मान लीजिए ये है इको सेंसिटिव जोन। जब इसको हम इको सेंसिटिव जोन कवर कर दिए तो इसके 10 किलोमीटर के एरिया में आपको बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या नहीं कर सकते वो हम अभी पढ़ेंगे। तो इस एरिया में क्या कर सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते। देखिए विद इन 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए क्या क्या प्रोहिबिटेड है। इसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जब जाएगा तो ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है, जैसे कि माइनिंग उसमें नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन उसमें नहीं कर सकते, हाइड्रो पावर प्लांट नहीं लगा सकते, टूरिज्म एक्टिविटी वहां पे नहीं कर सकते। उसके बाद अगर रेगुलेटेड मानिए कि कुछ कुछ कर सकते हैं, रेगुलेशन करके उसको कंट्रोल करके कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे कि होटल चला सकते हैं, रिसोर्ट रेस्टोरेंट चला सकते हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड में पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर सकते हैं, हैवी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब परमिटेड क्या है, जैसे कि कोई हो गया, जैसे यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। उसके बाद लेकिन इसमें याद रखिएगा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत पुराना है तो उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा निकलता है। लेकिन आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अंडर ईपीए एक्ट, नोट देखिए यहाँ ये इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा नोट करके। अंडर ईपीए एक्ट 1986, ये जो इको सेंसिटिव जोन है इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन इसका जो वर्क है, इसका जो वर्किंग एजेंसी है वो ईपीए है, ये आप याद रखिएगा। वर्किंग एजेंसी यही है, लेकिन जो हम एक्ट में जाएंगे तो कहीं भी मेंशन ऐसा नहीं है कि यही एजेंसी, यही अथॉरिटी इसको वर्क करेगा। अब देखिए इको सेंसिटिव जोन में 2 रिपोर्ट बनाया दिया गया था, एक गाडगिल रिपोर्ट है, एक कस्तूरी रंगन का रिपोर्ट है। गाडगिल रिपोर्ट बेसिकली बात किया था वेस्टर्न घाट हिल्स रेंजेज, जितने भी वेस्टर्न घाट में जो हिल्स है
उसमें 64% एरिया को रेगुलेट करने की बात किया था, इसको इको सेंसिटिव जोन में रखने की बात किया गया था। जबकि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में इसको घटा के केवल 37% की बात किया गया है। ये याद रखना कि वेस्टर्न घाट हिल्स जो है, दोनों में वेस्टर्न घाट हिल्स का ही बात किया गया इको सेंसिटिव जोन में, लेकिन इसमें केवल 37% और इसमें 64% तक का बात है। हेलो गाइज, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज। जितने भी इंडिया में एक्ट एंड बॉडीज बने हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, वो सबको हम आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बायोडायवर्सिटी एक्ट 1986 का, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब क्या है आज हम इस लेक्चर में समझ जाएंगे। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 समझिए। तो इसका सोर्स और आउटकम जो है ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो बेसिकली जो 1992 में रिव्यू और सबमिट हुआ था, उसी से आउटकम निकल के आता है इंडिया में बायोडायवर्सिटी एक्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए, इसका कंजर्वेशन किया जाए, इसका क्या किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। सेकेंड नंबर पे आप इसका बात करते हैं तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज है, सस्टेनेबल यूज है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कुछ भी डैमेज ना हो। उसके बाद है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। बेसिकली ये किसके बारे में बात हो रहा है, तो जेनेटिक रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के बारे में। मान लीजिए कि कोई जेनेटिक रिसोर्सेज है, कोई टेक्नोलॉजी है जो केवल यूएसए के पास है, यूएसए रिसर्च करके बनाया है, लेकिन केवल यूएसए जब इसका लाभ उठाएगा तो उसी तक ये जो इन्वायरमेंट है, केवल वहीं तक कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट होगा। लेकिन जब हम आप इसका रिसोर्सेज पूरा वर्ल्ड लेवल पे फैला देते हैं, तो क्या होगा, पूरा वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो बॉडी है बायोडायवर्सिटी एक्ट, बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी बेसिकली वो बॉडी होता है जो एक्ट द्वारा बनाया जाता है। अब ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब ये सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और लोकल लेवल पे है। लोकल यानी कि विलेज लेवल पे, विलेज या ब्लॉक लेवल पे। अब देखिए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो है, एनबीए, ये सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो है, बोर्ड्स, देखिए यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे बोर्ड्स है, ये स्टेट लेवल पे है। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी, ये लोकल लेवल यानी कि ब्लॉक या विलेज लेवल पे है। इतना आप पहले याद रखिए। अब जो समझने की बात है ये यहाँ पे ये, कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, किसी भी गाइडलाइंस को अगर फॉलो करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको लोकल लेवल पे जाना होगा, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं विलेज से ही स्टार्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट। क्योंकि मेनली जो बात हो रहा है ये फॉरेस्ट की बात हो रहा है, तो फॉरेस्ट तो लगभग लगभग विलेज में ही मिलेगा, अर्बन एरिया में तो ज्यादा नहीं मिलेगा, तो विलेज में या ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा। तो सबसे क्या होगा, प्रायर नीड लेना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं इस लेवल पे। तो अब इसके बाद देखिए, ये है कि हम अगर कोई भी चीज प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई कुछ भी अगर फॉरेस्ट एरिया में, कंजर्वेशन वाला एरिया में कुछ भी अगर करते हैं, तो सबसे पहले हमको एनबीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी प्रायर अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रोजेक्ट बना लिया और फिर जाके एनबीए को दिखाते हैं, ऐसा नहीं, पहले प्रायर अप्रूवल आपको एनबीए से लेना होगा, उसके बाद ही आप कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क उस स्पेस में कर सकते हैं। उसके विदाउट परमिशन आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे उस एरिया में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वो अप्रूवल नहीं दिया और हम जबरदस्ती क्या किए, उस एरिया में घुस गए और कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिए जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करे, तो उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है। और सेकेंड है नॉन बेलेबल, आपको बेल भी नहीं मिलेगा और बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से वो वहां पे जाके चेक कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, a police officer can investigate without magistrate
मजिस्ट्रेट परमिशंस, विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, वहां पे इन्वेस्टिगेट जाके कर सकता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए सबसे पहले, ये पीआईक्यू में आ चुका है। तो ये बात करता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीएस के ऊपर। अभी हम क्या पढ़े कि अगर कोई भी चीज को आप अप्रूवल लेना होगा, कुछ भी अगर प्रोजेक्ट करते, कुछ भी वर्क करते उस स्पेस में, तो आपको सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एनबीए से। तो देखिए सबसे पहला क्या है, एनबीए चेक द बायोप्राइसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये तो सही है कि एनबीए जो है ये प्रोटेक्ट करता है इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला तो सही हो गया। अब देखिए एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरियर्स द साइंटिफिक रिसर्च और जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। अब इसमें थोड़ा, अभी इसको चेक करते, पहले थर्ड वाला पढ़िए। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड अप विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। देखिए ये भी अभी हम बता दिए कि एनबीए की विदाउट अप्रूवल से जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हैं, उसको डैमेज नहीं कर सकते। तो दूसरा और पहला तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा पे इसमें बोला गया है रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की बात हो रहा है, मॉडिफिकेशन। अब आप समझिए कि हम एक तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ से हम जेनेटिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें कैसे हो सकता है, इन्वायरमेंट इसमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कैसे हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये थर्ड गलत हो गया, सॉरी सेकेंड नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर सी हो गया। अब देखिए इसमें याद रखना है कि जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, जेनेटिक रिसोर्सेज इसको कौन डिक्लेयर करता है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये बनाया गया है जेनेटिक रिसोर्सेज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी। ये कमिटी बनाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी, इसके द्वारा ये देखरेख करता है बेसिकली जीएम क्रॉप्स हो गया, बीटी कॉटन हो गया, इसका अप्रूवल जो है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी द्वारा लिया जाता है, न कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरि अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है इसके सेक्शन 37 के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है, ये बेसिकली कोई अगर यूनिक एरिया मिल गया, कोई यूनिक एरिया मिल गया जो इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा, कुछ हद तक काफी यूनिक लग रहा है, तो उस जगह को क्या करता है, इस साइट के अंदर डाल दिया जाता है। ये सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 37 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत ये शामिल है। अब देखिए यह यूनिक हो गया, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल, यानी कि कोई ना कोई स्पेसिफिक कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाए इन्वायरमेंट की दृष्टि से, उसको ये हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ये क्या है? ये बेसिकली ट्रिब्यूनल है, बेसिकली ये कोर्ट है। कोर्ट किसके लिए है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेचर और फॉरेस्ट का, नेचर एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करता है ये। कोई भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस मिलता है तो आप एनजीटी में डायरेक्ट जाइए और वहां पे केस दर्ज कराइए। एनजीटी उसको 6 मंथ के अंदर उसको रिजॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। इसीलिए बनाया गया है कि इन्वायरमेंट को फास्ट प्रोसेस से वर्क किया जाए। इन्वायरमेंट में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो उसको 6 मंथ के अंदर वहां पे रिजॉल्व किया जाए। बेसिकली कहीं कहीं क्या होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अप्रूवल दे देता है कि ये प्रोजेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एनजीटी में कोई केस गया, कोई वहां का लोकल लेवल पे, वहां का लोकल कम्युनिटी क्या किया, एनजीटी में जाके केस किया, तो एनजीटी उसको अलग लेवल से देखेगा, अपना हिसाब से बहुत ही सोच समझ के वहां पे जाके देखेगा। अब देखिए एनजीटी बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इसका जो मोटिवेशन है ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में बेसिकली हमारे लाइफ के रिलेटेड है और लाइफ क्या है, हेल्दी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसी से रिलेट होकर क्या है आर्टिकल 21। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है मेंबर्स का, ये 3 ग्रुप में बटा है। एक चेयर पर्सन हो गया, एक जुडिशियल मेंबर हो गया और एक्सपर्ट मेंबर हो गया।
चेयरपर्सन जो है उसका वो कौन हो सकता है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीजे ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड हो गया जुडिशियल मेंबर, थर्ड हो गया एक्सपर्ट मेंबर। मैक्सिमम 10 लोग होना चाहिए, मिनिमम भी 10 लोग ही होना चाहिए, यानी कि 10 लोग से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इसका जो टेन्यूर है वो 5 साल है, उसका टर्म कितना है 5 साल, लेकिन रीअपॉइंट नहीं है। एक बार अगर आप टेन्यूर कवर कर लेते या खुद से भी छोड़ देते तो आप रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर से वहां पे नहीं जा सकते। अब देखिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या है। नियुक्ति बेसिकली कैसे कैसे होता है। नियुक्ति तो नियुक्ति जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, किसके कंसर्न पे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न पे। और साथ में सिलेक्शन कमेटी है जो कि नाम रिकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन कंसर्न करना पड़ेगा सीजेआई से, ये भी याद रखिएगा। अब एनजीटी का बेसिकली पावर देखिए, ये जो ज्यूरिडिक्शन है, ट्रिब्यूनल है, इसके पास 2 पावर है। देखिए एक तो एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन का पावर है और एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का पावर है। एप्लीएट समझिए सबसे पहले, एप्लीएट मतलब हो गया कि कोई हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, यहाँ दोनों से रिटायर हो गया, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, एनजीटी के पास जा सकते हैं। यही पावर है एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन का। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि आप ना तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना तो हाई कोर्ट जाइए, आप डायरेक्ट एनजीटी के पास जाइए। ये जो देखिए नॉट बाउंडेड बाय कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर ये बाउंड नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तो ये बाउंड किसके अंतर्गत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचर को समझते हुए ये जस्टिस करेगा। री अपील भी कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अब हेड क्वार्टर इसका देखिए 5 जगह है, न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई, भोपाल और कोलकाता। ये बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे है एनडीटी हैज मैंडेटरी टू डिस्पोज द केस विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर आपको केस को क्या करेगा, सॉल्व करना होगा, ये मैंडेटरी है। अब एनजीटी के अंदर कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन आता है, ये देखिए, वाटर एक्ट आता है, एयर एक्ट आता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का आता है, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आता है। उसके बाद जो नहीं आता वो आप याद रखिए, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ये एनजीटी में शामिल नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये भी शामिल नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ये भी शामिल नहीं है, ये सब शामिल नहीं है एनजीटी के अंतर्गत। इसके बाद है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बेसिकली देखिए आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से समझ में आएगा, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत होगा, लेकिन ये बना है 1974 में ही बन चुका है। किसके अंदर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसके अंदर ये गठन हुआ है। लेकिन इसको पावर मिला है कहां से, 1981 में जाके इसको पावर और वर्क मिला है, पावर एंड वर्क यहां से मिला है, कहां से, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में। गठन तो हो गया 1974 में, लेकिन पावर जाके मिला 1981 में, ये याद रखिएगा। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, ये आप याद रखिएगा। अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा। अब कौन कौन सा देखभाल करता है, एक तो एयर पॉल्यूशन हो गया और एक वाटर पॉल्यूशन हो गया, इस दोनों को कंट्रोल करता है ये। अब फॉरेस्ट एक्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके इसको सब समझिए। देखिए 1927 में एक एक्ट बनाया है, जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश रूल के टाइम के ही। देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये 3 लेयर में बटा गया है। बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूट है, ये 2 तो स्टेट के द्वारा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एरिया फिक्स करना, वहाँ का रिसोर्सेज यूज करना, वहाँ पे किसी को अप्रूवल देना, वो किसके द्वारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 3 लेयर बटा, देखिए पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और थर्ड है विलेज फॉरेस्ट। अब देखिए ये ऊपर का तो दोनों हो गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही देख रेख होगा, लेकिन नीचे में जो विलेज फॉरेस्ट है, इसका जो रेगुलेशन होगा, ये विलेज कम्युनिटी द्वारा होगा, ये याद रखिएगा। अगर आप डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात कीजिए तो सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट का सबसे फर्स्ट, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद विलेज फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद विलेज फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का है, बेसिकली ये पॉलिसी है, कुछ एक्ट नहीं है। इसमें जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में बात हुआ था। बेसिकली एक सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था और एक फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। तो ये केवल इतना याद रखिएगा कि एक सोशल फॉरेस्ट्री को डिफाइन किया इसमें और एक फार्म फॉरेस्ट को डिफाइन किया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का समझिए।
1980 में बेसिकली बात हुआ था कि इसका जो अप्रूवल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल देगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगा। बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ था कि स्टेट लिस्ट से फॉरेस्ट बेसिकली पहले स्टेट लिस्ट में था, इसको हटा के क्या किया, कंकरेंट लिस्ट में किया गया। तो उसी टाइम ये एक्ट सब भी आया, तो इसका अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाना होगा कोई भी आपको प्रायर नीड के लिए। उसके बाद अगर आप कोई प्रोहिबिट करते यानी कि कोई भी पेड़ को काट रहे हैं, तो अगर आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज से काट रहे हैं तो ये ऑफेंस यानी कि अपराध की श्रेणी में जा सकते हैं। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट के जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, इसका जो देख रेख है वो स्टेट गवर्नमेंट की। इससे पहले भी हम पढ़े थे कि 1927 का एक्ट था ये। अब ये जो रूल और पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया। तो अब देखिए 1927 में जो रेगुलेशन था केवल स्टेट गवर्नमेंट था, 1927 दे दिया जाए तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आइएगा। 1980 में जब आ जाइएगा तो आप सीधा अप्रूवल जो भी होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होगा। रूल्स जितने भी रूल्स पावर जो है वो सेंट्रल के पास है। इसका अपील कहाँ कर सकते हो, तो एनजीटी के पास कर सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। डिफिनीशन कुछ खास नहीं है फॉरेस्ट का, क्लियर मेंशन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिफाइन करता है टाइम टू टाइम कि क्या हमारे फॉरेस्ट में क्या क्या बदलाव है, क्या 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 करना है, वो सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। अब एक डिक्शनरी लॉन्च हुआ था, कब, गोडा बर्मन जब केस हुआ था तो उस टाइम फॉरेस्ट का डिक्शनरी, फॉरेस्ट का बेसिकली जो रूल्स है और रेगुलेशन वो लॉन्च किया गया था। तो ये केस याद रखिएगा, गोडा बर्मन केस। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 1906 का देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट में देखिए, इसका जो मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर्स है, सबसे पहले ये याद रखिए। इसका जो कम्युनिटी राइट है ये ट्राइबल द्वारा है, और ओटीएफडी यानी कि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स, यानी कि 3 जनरेशन से जिसके मम्मी पापा वहां पे रह चुके हैं तो उसको ये राइट्स मिलता है कि वहां पे वो कुछ कुछ मामला में हस्तक्षेप कर सके। पहला तो है कि ट्राइबल के मामले में, और दूसरा अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्यूलर्स, ये दोनों कर सकता है। अब मैक्सिमम लैंड जो ये ऑन कर सकता है ये कम्युनिटी द्वारा, ये 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। अब इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है सेपरेट इस पे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऐसा फॉरेस्ट में गिनती किया जाता है, मान लीजिए कि कोई ट्री है, यहाँ पे फल फूल लगा है, तो केवल आप उस फल फूल को तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पूरा ट्री को उखाड़ दिए फेंक दिए, इस फल को तोड़ सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये गिर गया, नीचे गिर गया तो इसका यूज कर सकते हैं। इससे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन इसका यूज हो रहा है, यूज तो हो रहा है, इकोनॉमी में साझेदारी हो रहा है। तो यही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर के अंतर्गत आता है, कैन एक्सेस नॉन ट्रिम्बल प्लांट्स बेस्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। अथॉरिटी जो ये भी पूछा जा चुका है, देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ये पूछा जा चुका है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो किसके अथॉरिटी, इसका अथॉरिटी कौन है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा इसका अथॉरिटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राम सभा। अब यहाँ पे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये समझ। अब देखिए क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट 2013 में भी पूछा जा चुका है, 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो ये बेसिकली ये किसके अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो बना है उसी के अंतर्गत आता है, इससे पहले जो पढ़े हैं। ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पे फोकस करता है। ये भी जो नोडल मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट में कौन था, ट्राइबल अफेयर्स, तो इसका भी वही है। ये एक्ट भी बना है फॉरेस्ट राइट एक्ट के द्वारा। इसका भी जो अथॉरिटी है इनिशियल लेवल पे ये है ग्राम सभा। ये बेसिकली जो बनाया जाता है ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क के इनसाइड बनाया, जैसे कि ये नेशनल पार्क है तो इसके अंदर क्या बनाएगा, CWH क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जैसे ये नेशनल, ये हो गया सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर बनाएगा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये बात है, आप इसको याद रख लीजिएगा पूरा अच्छे से।